सोचिए एक ऐसी एंटाइटी के बारे में जो आपके शहर में रहती भी नहीं है, आपको जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी, आपका रेंट, आपका पेंशन और आपका फ्यूचर इनडायरेक्टली उसके डिसीजन से टच होता है। ये एंटाइटी इलेक्शन नहीं लड़ती, इसके पास आर्मी नहीं है, इसका कोई फ्लैग नहीं है। फिर भी जब ये डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्टर सेफ है और कौन सा रिस्की, तो मार्केट रिएक्ट करते हैं। कंपनीज एक्सपेंड करती है या ले ऑफ अनाउंस करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज रीथिंक करते हैं, वो भी क्वाइटली। इस एंटाइटी के पास इतना पैसा है कि अगर इसे एक देश माना जाए तो ये दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के आसपास खड़े दिखे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा इसका अपना भी नहीं है, ये आपका है, मेरा है, पेंशन फंड्स का है, सैलरी सेविंग्स का है। ये एंटाइटी शोर नहीं करती, स्टेटमेंट नहीं देती, बस पैसा मूव करती है। और जब पैसा मूव करता है तो पावर अपने आप शिफ्ट हो जाती है। इस एंटाइटी का नाम है ब्लैक रॉक। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के वॉल स्ट्रीट से। एक आदमी लैरी फिंक, स्मार्ट बैंकर, सक्सेसफुल करियर, लेकिन फिर भी एक दिन उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। रिस्क को गलत समझने की वजह से उनकी फर्म को मैसिव लॉस होता है, करोड़ नहीं बिलियंस का। उस दिन लैरी फिंक को एक चीज समझ आ जाती है, फाइनेंस में प्रॉब्लम लालच नहीं होता, प्रॉब्लम होती है रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। उस समय वॉल स्ट्रीट का कल्चर सिंपल था, ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, रिस्क बाद में देखेंगे। लैरी फिंक ने इसी सोच के अगेंस्ट जाने का डिसीजन लिया। 1988 में उन्होंने ब्लैक रॉक शुरू किया। कोई फ्लैशी प्रॉमिस नहीं, कोई गेट रिच फास्ट एटीट्यूड नहीं, सिर्फ एक फोकस, रिस्क को इतना डिटेल में समझना कि सरप्राइज की जगह प्लानिंग हो। शुरू के सालों में ब्लैक रॉक बोरिंग नेम जाना जाता था, मीडिया को इंटरेस्ट नहीं था, रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन पेंशन फंड्स को ये बोरिंग अप्रोच पसंद आई। क्योंकि जब बात रिटायरमेंट के पैसों की होती है तो थ्रिल नहीं, ट्रस्ट चाहिए। धीरे धीरे ब्लैक रॉक का नाम एक ऐसी कंपनी के रूप में बनने लगा जो केओस के टाइम पे पैनिक नहीं करती। रियल गेम चेंजर आया 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। Going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, हाउसिंग मार्केट टूट चुके थे और गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज थी। यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक को बुलाया और कहा कि वो फेल्ड बैंक के टॉक्सिक एसेट्स का एनालिसिस करें। यहीं से एक प्राइवेट कंपनी को सिस्टम के अंदर झांकने का एक्सेस मिल गया। ब्लैक रॉक सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रहा, एडवाइजर बन गया था। क्राइसिस के तुरंत बाद 2009 में ब्लैक रॉक ने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर को एक्वायर किया। इस एक डिसीजन ने कंपनी का साइज ऑलमोस्ट ओवरनाइट डबल कर दिया। और इस डील के साथ एक चीज ब्लैक रॉक के पास आई, iShares ETFs। ETFs ने इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। आपको कंपनी चूज करने की जरूरत नहीं, आप पूरा मार्केट खरीद सकते हैं। सिंपल, चीप, एफिशिएंट। ये सिंप्लिसिटी ही ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर बनी। पेंशन फंड्स आए, इंश्योरेंस कंपनीज आई, रिटेल इन्वेस्टर आए, पैसा आता गया और स्केल बढ़ता गया। इतना क्वाइटली कि लोगों को तब नोटिस हुआ जब साइज ऑलरेडी अनइमेजिनेबल हो चुका था। आज 2026 के आसपास ब्लैक रॉक के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग $14 ट्रिलियन के करीब है। इस नंबर को सिर्फ सुनना बेकार है, इसे फील करने के लिए कंपेयर कीजिए। ये अमाउंट कई डेवलप्ड देशों के एनुअल जीडीपी के आसपास बैठा है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी इतना पैसा मैनेज कर रही है जितना कुछ देश पूरे साल में कमा पाते हैं। लेकिन पैसा अकेला रीजन नहीं है। ब्लैक रॉक का असली एज है टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम जिसका नाम है अलादीन। ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है,
अलादीन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट का रिस्क एनालिसिस करता है। इंटरेस्ट रेट चेंज हो, वॉर हो, पैंडेमिक हो, अलादीन कैलकुलेट करता है कि किस पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ब्लैक रॉक ही नहीं, दुनिया के कई बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशन भी इसी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। वही सिस्टम मार्केट के बिहेवियर को गाइड कर रहा होता है। ये पावर इनविजिबल होती है, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आज अगर आप किसी भी मेजर इंडस्ट्री को देखें, टेक्नोलॉजी, फार्मा, एनर्जी, फाइनेंस, तो अक्सर आपको ब्लैक रॉक का स्टेक दिखेंगे। ये कंट्रोलिंग स्टेक नहीं होते, लेकिन वोटिंग राइट्स के थ्रू ये कॉर्पोरेट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सोचिए, आप जब 30 से 35 साल के हो जाते हैं, आपकी जॉब स्टेबल होती है, सैलरी भी बढ़ रही होती है, आप डिसाइड करते हैं कि अब घर खरीद लेना चाहिए। ब्रोकर के पास जाते हैं, रेट सुनकर आप हैरान हो जाते हैं। पिछले 5 से 6 सालों में फ्लैट का प्राइस डबल हो चुका है। आप सोचते हैं इतना डिमांड कैसे बढ़ गया? आसपास देखो तो ज़्यादा लोग भी नहीं रह रहे, फिर भी प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, घर एक एसेट बन चुके हैं, एक ऐसी चीज जिसमें पैसा पार्क किया जाता है। जब बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हाउसिंग को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने लगे हैं, तो उनका फोकस रेंट, यील्ड और एप्रिसिएशन पर होता है, अफोर्डेबिलिटी पे नहीं। ब्लैक रॉक डायरेक्टली आपके शहर में आकर घर नहीं खरीदता, लेकिन जब पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट को सेफ एसेट मानते हैं, तो उनका पैसा हाउसिंग मार्केट में आता है। डेवलपर्स के लिए एक सिग्नल होता है, लग्जरी बनाओ, अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि पैसा बायर से ज़्यादा इन्वेस्टर के पास होता है। ईएमआई सैलरी से तेज बढ़ने लगती है, रेंट इनकम से ज़्यादा हो जाता है, और जो घर पहले मिडिल क्लास के लिए अचीवेबल लगता था, वो धीरे धीरे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी बन जाता है। अब यहाँ से समझ आता है कि लोग ब्लैक रॉक को टेरिफाइंग क्यों कहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो इलीगल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लीगल, साइलेंट और मैसिवली पावरफुल है। उसके डिसीजन का इम्पैक्ट ग्लोबल होता है, लेकिन आम लोगों के पास उस पावर पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अगर ब्लैक रॉक किसी सेक्टर को रिस्की मान लेता है, तो पैसा निकल जाता है, और जब पैसा निकल जाता है तो ग्रोथ, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी साथ चली जाती है। सच ये है कि ब्लैक रॉक कोई विलन नहीं है, वो एक मिरर है ग्लोबलाइजेशन का, स्केल का और मॉडर्न फाइनेंस का। लेकिन जब कोई सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है, तो उसका ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है, और डर वहीं से पैदा होता है। क्योंकि इस पावर के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होते, इसके खिलाफ इलेक्शन नहीं होते, इसके डिसीजन स्प्रेडशीट्स और एल्गोरिथम के थ्रू होते हैं। और शायद इसलिए ये पावर ज़्यादा अनसेटलिंग लगती है, क्योंकि जब असर पैदा होता है तो हम महसूस करते हैं, लेकिन दिखाई कोई चेहरा नहीं।